कि आपके पास कितनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू एक्सप्लोर। एंड मैं इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटती हूँ कि बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, लेकिन आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तरीके से जानते नहीं हैं, आप इन अपॉर्चुनिटीज़ के पूरी तरह मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो भी देखो सब जुडिशरी करना चाहता है, जो भी देखो सब क्लैट पीजी क्रैक करके पीएसयूज ही जाना चाह रहा है, लेकिन देयर आर मच मोर बिगर एस्पेक्ट्स जिनको आप एक्सप्लोर ही नहीं करते हो, जिनसे आप डरते हो, जिनके लिए आप ये सोचते हो कि नहीं यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक और एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन इस एग्जाम की तैयारी आप अपनी जुडिशरी एग्जामिनेशन के साथ या क्लैट पीजी की प्रिपरेशन के साथ आराम से कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या एग्जाम है और ये कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे फर्स्ट फोकस होता है कि आपको जुडिशरी क्रैक करनी है, आई अग्री विथ यू, लेकिन ये सेकंड बेस्ट, सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस पोजीशंस पे आपको लेके जाता है। कैसे? गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एट द एंड होता क्या है? गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर इज कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या कोई भी गवर्नमेंट बैंक, जो भी गवर्नमेंट बैंक या इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको ज़रूरत होती है लीगल ऑफिसर्स की। क्यों? ड्राफ्टिंग के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए एंड इवन कंप्लायंस समझने के लिए कि जो भी लॉज हैं उस बैंक के ऊपर, जो भी लॉज उनको गवर्न करते हैं, क्या उनसे कंप्लायंस किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को इन चेक रखने के लिए गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। एंड येस, हर साल वैकेंसीज निकलती हैं, हर साल इतने इम्पॉर्टेंट पेपर होते हैं एंड आप उनको छोड़ देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दीज एग्जाम्स। अगर आप इन एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हैं, अगर आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हैं एंड गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर बन जाते हैं, तो आपको क्या नहीं मिलता? सबसे पहली बात तो है कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई है मतलब आप सक्सेसफुल हो। जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर चीज़ें मिलती हैं आपको, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ कि आपको सारे पर्क्स मिलते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के जो पर्क्स होते हैं, अलाउंसेस होती हैं, हेल्थ अलाउंसेस से लेके कन्वेंस अलाउंसेस, एवरीथिंग, सब कुछ, सारे पर्क्स मिलते हैं, ठीक है। सेकंड, आपको जो बेनिफिट मिलता है वो होता है ग्रोथ। बहुत जल्दी ग्रोथ होती है क्योंकि यू ऑलरेडी स्टार्ट एज द लीगल ऑफिसर एंड लीगल ऑफिसर से जल्द ही आप किसी कंपनी के जनरल मैनेजर बन जाते हो। ग्रोथ में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी नहीं होती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ जॉब सिक्योरिटी, जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग सोचते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी होती है ना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो टू बिकम अ गवर्नमेंट लॉयर। तो पहला जो एग्ज़ाम है वो है आरबीआई, ठीक है। सेकंड है सेबी, थर्ड है IBPS, फोर्थ एग्जाम है NIAC, दैट इज नेशनल इंश्योरेंस एश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फिफ्थ है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया, एंड सिक्स्थ है रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। तो ये 6 एग्जाम्स जो हैं, ये मुझे लगता है आपका फर्स्ट टारगेट होने चाहिए। एंड इन 6 एग्जाम्स के अराउंड आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आप कैसे क्रैक कर सकते हो, इवन इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर जुडिशरी और क्लैट पीजी, क्योंकि इन दोनों के साथ भी इसकी पढ़ाई को हैंडल करना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज़ इट, मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो वो 3 पार्ट्स में या 3 स्टेजेस में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, ठीक है, दूसरा होता है मेंस एंड तीसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं ये सारे ही एग्जाम्स। लीविंग मतलब एक्सेप्शनली सिर्फ NIAC और AAI, ये दोनों ही एग्जाम्स जो होते हैं इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें सिर्फ एक ही लेवल होता है, ठीक है। तो आप उसके बारे में उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे ये समझना है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स। अगर प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता है
तो आप मेंस कभी नहीं दे पाओगे, इंटरव्यू तक तो पहुंच ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीलिम्स जो है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, इट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर। तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला है इंग्लिश, दूसरा है LR प्लस AR, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग का कॉम्बिनेशन आता है। थर्ड इज मैथ एंड फोर्थ इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है GK प्लस करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो मैं इन चारों की आपको सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी समझा देती हूँ कि आपको कैसे करना है इसकी प्रिपरेशन। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश। तो इंग्लिश क्योंकि काफ़ी इजी सिचुएशन है, क्योंकि हम इंग्लिश हर ही एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। हमको मालूम है इंग्लिश में मैक्सिमम क्या होगा, कोई भी एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वोकैब आ सकती है एंड थोड़ा बहुत ग्रामर आ सकती है ना। तो मेरी जो मेन जो थॉट प्रोसेस होती है किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप पढ़ाई करना चालू कर रहे हो तो इंग्लिश की पढ़ाई जो है वो आप ग्रामर से स्टार्ट करो। ग्रामर का रिविजन कंप्लीट कर लो और उसके बाद प्रैक्टिस करना चालू कर लो। वंस ग्रामर का रिवीजन हो गया, क्या रिवाइज करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, बेसिक सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, और ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, ये बस आप रिवाइज कर लो। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो। तो रिविजन प्लस प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। अच्छा, आपको इंग्लिश ग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा एवरी डे सिर्फ 10 to 15 मिनट्स देने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है वोकैब। तो वोकैब के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार देख लेना है, जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की लिस्ट है आपके पास जो आप कर सकते हो, तो उनको सिर्फ देखना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करना प्लस प्रैक्टिस करना, कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, मुझे ज़्यादा लगता है ऐसा कि ज़्यादा अच्छे से आपकी रिविजन भी हो जाता है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कर रहे हो कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, एंड देन आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन रीडिंग, कि मतलब आप बैठ के रिवाइज कर रहे हो, लिस्ट पढ़ रहे हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो जो प्रैक्टिस है उसको 10 से 15 मिनट अगेन आपको नहीं देने। तो इतने में मुझे ऐसा लगता है अगर आप 15 मिनट्स ले लोगे तो आप आराम से 7 मिनट्स प्रैक्टिस करो, और 7 मिनट्स जो आपने गलत किए हैं क्वेश्चंस उनको एक बार रिवाइज कर लो। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन कम्स आरसी के लिए भी आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ बेसिक आरसीज को सॉल्व करना चालू करो, अगेन 10 to 15 मिनट्स में। अगर आप 2 पैसेजेस सॉल्व कर रहे हो तो आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, लेकिन अगर आप एक पैसेज सॉल्व कर रहे हो तो आपको 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो उस हिसाब से आप बांट सकते हो। थोड़ा बहुत टाइम आप वोकैबुलरी को एक्स्ट्रा दे सकते हो, थोड़ा ग्रामर को एक्स्ट्रा दे सकते हो, दैट्स योर वर्क, लेकिन इससे ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगना चाहिए। तो इन ऑल इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए जो आप प्रीलिम्स के लिए करेंगे उसमें आपको 40 मिनट देने हैं दिन के, मतलब पूरा मैं 1 घंटा भी नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 40 मिनट देने। सेकेंड जो सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है LR प्लस AR। देखो ऐसी बहुत सारी कोचिंग्स होंगी जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए बोलेंगे कि आप बहुत हेफ्टी अमाउंट पे करो और उसके बेसिस पे प्रीलिम्स और मेंस की वो पढ़ाई कराएंगे, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी मच नीडेड। बिलीव मी, मैं जो बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो। आपके आधे से ज़्यादा पढ़ाई बहुत कम पैसों में हो जाएगी, आप सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हो। LR AR के लिए बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज होते हैं, चाहे आप उनके बेसिक्स के लिए देखो या चाहे आप उनकी प्रैक्टिस के लिए देखो, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं मार्केट में, एंड आप इन सब फ्री रिसोर्सेज को 100% यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड कि आपको LR एंड AR में क्या पढ़ना चाहिए, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपको पक्का आने चाहिए। एंड सेम इज विथ मैथ्स, कि मतलब फ्री रिसोर्सेज भयंकर भरे हुए हैं। 10th क्लास तक की NCERTs जो हैं वो भी आपके बहुत काम आएंगी। RS अग्रवाल एक बुक होती है वो भी आपके बहुत काम आएगी। एंड मैथ्स के लिए भी आपको किसी को भी कोई हेफ्टी फीस पे करके एंड फिर कोई कोचिंग करके प्रीलिम्स क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट बाय सेल्फ स्टडीज़, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब हम फोर्थ पे आ गए हैं। मैथ्स हो गया, LR AR हो गया, अब आ गई है बात GK प्लस करेंट अफेयर्स की। आई नो, मतलब जिसको आप जनरल अवेयरनेस कहते हो, है ना। तो GK प्लस करेंट अफेयर्स जो है इसको आपको करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। आप हो सके तो दिन में 4 घंटे दीजिए।
हाँ, तो आपको 4 आवर्स देने हैं। इन 4 आवर्स में आपको सारे ही टॉपिक्स को पढ़ना भी है, एंड अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उनके नोट्स भी बनाने हैं। जैसे मुझे नोट्स बनाए बिना कुछ भी याद नहीं होता है, तो मैं नोट्स बना के ही पढ़ती हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रीड करके भी ध्यान कर लेते हैं। तो आप अगर रीडिंग से बेहतर अच्छे से ध्यान रख पाते हो तो आप रीड करके भी पढ़ सकते हो, तो आपके पास ज़्यादा स्कोप ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होगा। तो आप अपने हिसाब से, आप अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से पढ़ाई करो। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स, कि प्रीलिम्स आप कैसे क्रैक करोगे, प्रीलिम्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू मेंस। अब देखो, जो मेंस का पेपर होता है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, मेंस का कोई भी, इन सारे एग्जाम्स में मेंस का कोई भी पेपर सब्जेक्टिव नहीं होता। सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं जो कि लॉ के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो लॉ का पेपर होता है ना, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप, ठीक है। एक सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम एज इन बीएनएस एंड बीएनएसएस आ जाता है, सीपीसी आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ जाता है, और ऐसे करके सारे जो बेसिक हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो बेसिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एंड एक आ जाते हैं एग्जाम स्पेसिफिक, ठीक है। एग्जाम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं एंड बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं। अब देखो, एग्जाम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनको अलग से पढ़ा होता है। जैसे सेबी का अपना खुद का एक लॉ है, उनका खुद के ट्राइब्यूनल्स हैं, तो देयरफॉर सेबी के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो आपने कभी लॉ स्कूल में नहीं पढ़ा होगा। इवन इफ यू आर एन एलएलएम स्टूडेंट, एलएलएम ग्रेजुएट, तो भी आपने सेबी के बारे में नहीं पढ़ा होगा, आपने आरबीआई का अलग से एक्ट नहीं पढ़ा होगा। तो देयरफॉर एग्जाम स्पेसिफिक लॉज में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी जो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि सबसे पहले यू नीड टू चूज कि आप कौन से एग्जाम्स देना चाहते हैं। यू कैन चूज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हो आईबीपीएस, सेबी और आरबीआई दूंगी, ठीक है। आपने ये 3 एग्जाम्स चूज कर लिया। अब इसके हिसाब से आप अपना सिलेबस रेडी करो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद यू नीड टू डिवाइड। कैसे डिवाइड करना है, किस बेसिस पे डिवाइड करना है, ये मत सोचना कि तुमको वेटेज के बेसिस पे डिवाइड करना है। वेटेज को जज मत करो, क्योंकि इस समय पे, अभी जो टाइम चल रहा है उसमें इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं एग्जाम्स के तरीकों में। यूपीएससी का एग्जाम एक्सट्रीम चेंजेस पे जा रहा है, एंड सारे ही एग्जाम, आपने क्लैट पीजी को भी देखा। तो अभी आप ये मत सोचो कि कितना वेटेज किस सब्जेक्ट का होगा। अभी आप इस तरीके से डिवाइड करो कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके नोन हैं और कौन से अननोन हैं। जो नोन सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है सिर्फ, तो उनको थोड़ा सा अभी साइड कर दो। जो अननोन सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आपके लिए इन अननोन सब्जेक्ट्स को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा। जैसे मुझे कमर्शियल लॉज जो हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, सीपीसी, ये सब पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आती है, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू, क्योंकि आप आईबीपीएस, सेबी और आरबीआई से और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। वहाँ पे कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की बात तो नहीं करने वाला है। तो अननोन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट होने वाले हैं, कंफ्यूजिंग होने वाले हैं। इनके लैंडमार्क केसेस, रीसेंट जजमेंट्स, आपको सब कुछ पढ़ना है। तो पहले आप अननोन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चालू करो, ठीक है। अननोन सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ के खत्म कर चुके होगे, तब आप नोन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो। कहाँ से रिवाइज करना है? लॉ स्कूल में जिस भी बुक से पढ़ते थे, लॉ स्कूल के नोट्स हैं तो उनको निकाल लो। हाँ, मैं जानती हूँ तुम बेटर कर सकते हो उनको, तो तुम उनको बेटर करने पे जाओ, लेकिन अपनी जो आपने पढ़ाई की हुई है उससे हट के पढ़ाई मत करो। उसको ऐसा मत करो कि तुम ए बुक से पढ़ते थे और अब आप सी बुक से पढ़ रहे हो। कोशिश करो ए बुक से पढ़ रहे थे तो ए ही बुक से पढ़ो, ठीक है। सो दिस इज डिवाइड, एंड द लास्ट इज कॉन्कर। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ये समझना है कि कोई भी लॉ है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वॉट ऑल इज नेसेसरी फॉर यू टू रीड एटलीस्ट। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप कुछ भी पढ़ें तो मैंने बोला आपको सोर्स आपका जो आप पुराना पढ़ चुके हो वही होना चाहिए, फेमिलियर सोर्स होना चाहिए। अगर आप एक अनफेमिलियर, एक नया सोर्स ले आओगे, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा अजीब सा कंफ्यूज हो जाएगा। उससे बेहतर है फेमिलियर सोर्स पे जाओ। फेमिलियर सोर्सेज से फिर आपको क्या पढ़ना है? बेसिक्स पढ़ लेने हैं, ठीक है।
बैराट से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली आपको जजमेंट्स पढ़नी है। जजमेंट्स बहुत नेसेसरी हैं गाइस, बिल्कुल मत भूलना। जजमेंट्स में तुम सबसे ज़्यादा भूलते हो साइटेशंस, एंड साइटेशंस का आने का बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। पता है क्यों? क्योंकि क्लियर एमसीक्यूज हैं, सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं। देयरफॉर जजमेंट्स के साइटेशंस के क्वेश्चन आने की बहुत बहुत लंबी प्रोबेबिलिटी है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट यू नीड टू स्टडी इज अमेंडमेंट्स। अगर आप अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आप अमेंडमेंट्स पढ़िए, क्योंकि वो एक पार्ट होता है CLA का, दैट इज़ अ बेसिक जनरल अवेयरनेस। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको इतना जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट लॉ सब्जेक्ट्स। सो वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अमेंडमेंट्स उसी में आते हैं, एंड अमेंडमेंट्स जो पुराने भी हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स को भी ध्यान रखिएगा, बेसिक्स, जजमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स। बस अगर आप ये 3 चीज़ें कर लोगे आप कॉन्कर कर लोगे इस एग्ज़ाम को। लेकिन यू हैव टू गिव टाइम टू दिस एग्ज़ाम। आपको मेहनत करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। अगर आप कोई और एग्ज़ाम साथ में कर रहे हैं तो आप फिगर आउट करिए कि आप कितना टाइम निकाल सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे करूँगा, है ना। कि जैसे अगर आप कोई भी टाइम निकाल रहे हो, कोई स्पेसिफिक टाइम निकाल रहे हो सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए, जैसे आपने चूज़ किया कि नहीं मैं RBI और SEBI अभी नहीं दूंगा, IBPS दूंगा, तो IBPS एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए आप एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए कि मैं ये 2 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पढ़ाई करूंगा। एंड द लास्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड इज PYQ सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी मदद मिल जाएगी। And that's it, guys. I'll see you next time. Until then, I hope you become a government law officer, and we'll meet soon. Bye.